हेलो बच्चों, मेरा नाम है सूरज कुमार विश्वकर्मा और मैं एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी एंड रिसर्च स्कॉलर भी रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बायोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ आपको बताने के लिए। ठीक है, तो बताने से एक चीज़ आता है कि हमारा टॉपिक कौन सा है, वायरस। जब वायरस टॉपिक ही आया है तो इसमें एक टॉपिक है कि वायरस को समझा क्यों जाए, क्यों ज़रूरी है। हम तो 11th में 12th में, अरे चलो कॉलेज में क्यों समझें, नीड क्या है, ज़रूरत है। तो हमें बस अभी तक यही सिखाया गया है कि वायरस क्या होता है, डिसीज फैलाता है। ठीक है, वायरस क्या होता है, इंडिया की इकोनॉमी गिरा चुका है। ठीक है, वायरस है छोटा लेकिन नुकसान बड़े बड़े करता है। ओके, तो इस चीज़ को मैं आपको एक सही वे में बताऊंगा कि वायरस सिर्फ नुकसान क्या पहुंचाता है, फायदा भी पहुंचाता है कि नहीं। तो देखो, मेन रीज़न मेरा फर्स्ट यही है कि आपको वायरस पढ़ना क्यों चाहिए। तो फर्स्ट रीजन आप सबको पता है कि वायरस डिसीज फैला सकता है, यानी इन्फेक्शंस कॉस्ट कर सकता है। ठीक, पहला तो आप सबको पता है, लेकिन सेकंड जिसके दिमाग में नहीं आया होगा वो है मेडिसिन इंडस्ट्री। अगर वायरस ना होता तो आज मेडिकल भी डेवलप नहीं हुआ होता। ये पावर है वायरस का। हम वैक्सीन्स डेवलपमेंट पढ़े बचपन से, हमें सिखाया जाता है कि भैया बच्चे पैदा होंगे और क्या लगाएंगे, वैक्सीन लगाएंगे। 5 ईयर 10 ईयर तक वैक्सीन लग रही है। ये वैक्सीन का डेवलपमेंट आया कहाँ से। अगर हम आज वायरस को नहीं समझते तो वैक्सीन का भी डेवलपमेंट नहीं होता। इसीलिए वायरस को पढ़ना ज़रूरी है। तीसरा रीज़न, एक रिसर्च थी शोध गंगा 2022 में शोध गंगा में एक रिसर्च आया था जिसमें वायरस के इवोल्यूशन के बारे में बताया था। उन्होंने ये बोला था अगर वायरस नहीं होता तो आज हम भी डेवलपमेंट, हाँ यार, हमारा डेवलपमेंट भी नहीं होता। ठीक है, इसीलिए वायरस को पढ़ना मोस्टली ज़रूरी होता है, क्योंकि एक सेल टिश्यू बनाएगा, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन लेवल, ये सब जगह जाने के लिए वायरस भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो ये बेसिकली 3 रीज़न है। पहला, डिसीज से आपको प्रिवेंशन करना है। तीसरा, मेडिकल इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना है। तीसरा, हमारे इवोल्यूशन को समझना है। ये 3 बेसिक रीज़न है जिसके कारण आज अपन वायरस पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट। जब मैं वायरस की बात करता हूँ तो डायरेक्ट वायरस पे कूदेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले हम देखेंगे वायरस को पता कैसे चला कि हाँ वायरस है भी। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, जिसका नाम था जॉनसन। क्या डिस्कवर किया था, माइक्रोस्कोप। आप सबको पता है माइक्रो, जो सामने वर्ड दिया है माइक्रो, माइक्रो का मतलब ये होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो हमारे जो वायरस साहब थे ना, उनकी साइज क्या आती है, 10⁻⁹ नैनोमीटर। अब बताओ, क्या माइक्रोस्कोप से डिस्कवर होता, नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ऑब्जर्व हो सकता था माइनर लेवल में। तो सबसे पहले हमारे लुईस पाश्चर साइंटिस्ट जी आए थे। ठीक है, कब आए थे, 1885 में। और उन्होंने ये बोला था कि शायद इन्फेक्शन फैलाने वाला जो पदार्थ है वो पदार्थ पॉइजन है। क्या है, पॉइजन। उन्होंने वायरस टर्म नहीं दिया था, उन्होंने बस बताया कि शायद जिससे इन्फेक्शन फैल रहा है वो कोई पदार्थ है और वो विष जैसा काम करता है। तो उन्होंने बस एक टर्म दे दिया, क्या दिया, विष, लेकिन नाम नहीं दिया वायरस का। ठीक है, समझना इस बात को। लुईस पाश्चर ने सिर्फ एक नाम दिया, विष। ठीक है, उन्होंने किया क्या, देखो लुईस पाश्चर माइक्रो की दुनिया का बहुत बड़ा नाम रहा है। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, रेबीज वैक्सीन डिस्कवर किया था। ठीक है, क्या किया था, रेबीज वैक्सीन को डिस्कवर किया था इन्होंने। ठीक है, लेकिन वायरस नाम अभी भी नहीं पता चला। इसका नाम पता चला डिमिट्री इवानोव्स्की द्वारा। क्यों, डिमिट्री इवानोव्स्की जो साइंटिस्ट है ना, वो पागल थे रिसर्च के लिए। ठीक है, बिल्कुल एकदम क्रेजी, एकदम पैशनेट कि भैया कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। तो इन्होंने अचानक से एक लीफ मिला, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया एक लीफ देखा। क्या देखा, एक लीफ। ये लीफ किसका था पता है, टोबैको प्लांट। किसका था, टोबैको प्लांट का लीफ था।
इस टोबैको प्लांट के लीफ में देखा येलो कलर का हो रहा है, ये क्या हो रहा था, ये क्या हो रहा था, ये हो रहा था येलो कलर का, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये हो रहा था येलो कलर का। उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ लीव्स ऐसे हो रहे हैं, कैसे हो जा रहे थे, कुछ लीव्स हो जा रहे थे, कुछ लीव्स ऐसे करली हो जा रहे थे, करली हो जा रहे थे। तो इवानोव्स्की जी को ये लगा कि अभी तक मैं जितना भी रिसर्च किया हूं सब जगह तो बैक्टीरिया है, यानी जितने भी इन्फेक्शन प्लांट में हो रहे हैं सब बैक्टीरिया है। तो उन्होंने कॉमनली सोचा कि हाँ ये भी बैक्टीरिया होगा। तो उन्होंने इस बैक्टीरिया को कलेक्ट करने के लिए क्या किया, एक चैम्बर लिया, एक जार लिया, उस जार में एक फिल्टर पेपर लिया, और फिल्टर पेपर लेने के बाद, इस फिल्टर पेपर कौन सा था, बैक्टीरिया फिल्टर पेपर। अब उन्हें क्या लगा कि बैक्टीरिया फिल्टर पेपर लूंगा, ऊपर बैक्टीरिया फिल्टर पेपर, नीचे जार, और इस लीफ को क्या किया उन्होंने, क्रश, क्या किया, क्रश कर दिया, मैश कर दिया पूरा, कचुम्बर बोलते हैं ना उसको, कचुम्बर करके कहां पे इंसर्ट करा दिया, फिल्टर पेपर में इंसर्ट करा दिया। अब आप ये बताओ कि बैक्टीरिया तो यहां पे क्या हो गए होंगे, रुक गए होंगे, राइट, लेकिन जो पास हुआ होगा, जस्ट सोचो यहां से पास कौन हो गया होगा, वायरस पास हो गया, कौन पास हो गया, वायरस पास हो गया, ठीक। अब यहां से एक चीज समझ में आया कि इवानोव्स्की जी ने एक लीफ लिया, उसको देखा इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को उन्हें क्या लगा, यार ये तो बैक्टीरिया है, तो मैं एक जार लेता हूँ, उस बैक्टीरिया को डाल, क्रश करूंगा लीफ को, उसके बाद उस फिल्टर पेपर में डाल दूंगा, मुझे फिल्टर पेपर के ऊपर बैक्टीरिया मिल जाएगा, मैं वहां से बैक्टीरिया का ऑब्जर्वेशन कर लूंगा। लेकिन रिजल्ट क्या आया, बैक्टीरिया तो रुका, नीचे फ्लूइड में वायरस आ गया। और जब डिमिट्री जी ने, यानी वो इवानोव्स्की जी ने जब उस फिल्टर पेपर के बैक्टीरिया को चेक किया तो उसमें इन्फेक्शन नहीं निकला, लेकिन जो नीचे फ्लूइड आया था ये वाला, इस फ्लूइड को जब उन्होंने नेक्स्ट लीफ में डाला ना, है ना, नेक्स्ट पत्ती में जब डाला तो वहां इन्फेक्शन हो गया। तो यहां पर क्या हो गया, दूसरी पत्ती भी क्या हो गई, इन्फेक्टेड, यानी दूसरी पत्ती भी क्या हो गई, संक्रमित। तब जाके इवानोव्स्की जी को ये पता चला कि बैक्टीरिया से छोटा भी कोई चीज है और वो है वायरस। तब जाके उन्होंने नाम दिया, क्या, देखो विष तो पहले से नाम था, लेकिन इस फ्लूइड का नाम देना जरूरी था, तो इवानोव्स्की जी ने दो टर्म दिया। पहला इन्होंने क्या किया, वायरस नाम दिया, नामकरण किया, पहला। सेकंड उन्होंने क्या किया, ये बताया कि वो वायरस जो होता है वायरस जो होता है बैक्टीरिया से छोटा होता है। क्या होता है, बैक्टीरिया से छोटा होता है। ये दो चीज पता चल गया, ये दो चीज पता चल गया किसके द्वारा, इवानोव्स्की द्वारा। और कैसे पता चला, आपने देखा कि एक टोबैको प्लांट लिया, टोबैको प्लांट का लीफ करली दिखाई दिया, येलो दिखाई दिया, देन उन्हें लगा कुछ क्या होगा, कोई बैक्टीरिया होगा, इसके कारण उन्होंने इस लीफ को क्या किया, क्रश किया, क्रश करके एक चैम्बर लिया जिसमें फिल्टर पेपर लगाया, कौन सा, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर। बैक्टीरियल फिल्टर पेपर लगाने के बाद इस क्रश किए हुए फ्लूइड को कहाँ डाल दिया, बैक्टीरियल फिल्टर। यहाँ पे बैक्टीरिया तो क्या हो गए, छना गए, बस यहाँ पर नीचे कौन आ गया, वायरस आ गया। और ये वायरस को जब चेक किया, वायरस के फ्लूइड्स को, तो पता चला कि दूसरे पत्ती को भी क्या करता है, संक्रमित करता है। इससे क्या चीज़ पता चल गया कि हाँ भैया, कि कोई ऐसा पॉइजनस, यानी कोई ऐसा विष द्रव्य है जो क्या कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। लेकिन अभी इन्होंने सिर्फ नाम दिया था, लेकिन इस फ्लूइड का नाम अभी तक नहीं दिया गया। समझना मैं बोल रहा हूँ,
इस वायरस का नाम दिया गया, लेकिन ये जो फ्लूइड बना ना, ये पूरा फ्लूइड, उसका नाम अभी तक नहीं दिया। इसके नाम को दिया किसने? 1898 में बेंजेरिक ने। 1898 में किसने दिया? बेंजेरिक ने इसका नाम दिया। बेंजेरिक ने बोला कि जो संक्रमित करता हुआ जो फ्लूइड है ना, इस फ्लूइड का जो नाम है वो है क्या? कंटेंजियम वाइवम, कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, क्या है? कंटेंजियम वाइनम फ्लूइडम। ये टर्म दिया किसने? बेंजेरिक ने। कब? 1898 में। ठीक है, ओके, समझ में आया यहां तक? अब समझना, एक चीज नोटिस करना कि 1898 के बाद नेक्स्ट डिस्कवर सीधा कब हुआ? 1935। किसके द्वारा हुआ? एमडब्ल्यू स्टैनले के द्वारा। क्यों इतना लंबा गैप क्यों आया? क्योंकि अभी हमने एक बात की थी कि माइक्रोस्कोप का डिस्कवर हुआ था, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था। और जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर नहीं होगा, तब तक किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा, राइट? इसी वजह से 50 इयर्स का डिस्टेंस गैप रह गया। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बाद अर्नस्ट रस्का एक साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने 1931 में क्या किया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया, जिसके जस्ट बाद स्टैनले बहुत ज़्यादा खुश होकर के वायरस पे स्टडी के लिए निकल गए, और उन्होंने 1935 में एक वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किया। देखो, वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जब आप क्रिस्टल फॉर्म में नहीं बनाओगे, आप किसी की स्टडी कैसे कर सकते हो? क्योंकि वो तो एक ऑर्गेनिज्म है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी भी ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए उसको क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो किसी ना किसी केमिकल से बना हुआ है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, इससे बना हुआ है। ठीक है, तो अब थोड़ा समझना। पॉस्चर ने विष दिया नाम, इवानोविस्की ने वायरस नाम दिया, ये बताया कि वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है। बेंजेरिक ने कंडेंजियम वाइनम फ्लूइड नाम दिया। इसके बाद एक साइंटिस्ट है ऐसे रस्का, उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया। लास्ट आता है एमडब्ल्यू स्टैनले। एमडब्ल्यू स्टैनले ने इस जो कंटेंजियम वाइनम फ्लूइड था, इसमें से वायरस को एक्सट्रैक्ट करके, इसमें से वायरस को बाहर निकाल के देन उसको क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किया। समझ में आ रहा है? तो क्या किया एमडब्ल्यू स्टैनले ने? एमडब्ल्यू स्टैनले ने क्या किया? वायरस का क्रिस्टलीकरण। क्या किया? वायरस का क्रिस्टलीकरण किया। ठीक है, अब ये किया कैसे वो मैं बता देता हूं। ठीक है, देखो, ये जो फ्लूइड आया था, राइट, इस फ्लूइड को देखो, कोई भी रिसर्च जो होती है ना, हमेशा याद रखना, जहां पे छोड़ी जाती है वहां से न्यू रिसर्च डेवलपमेंट होती है। ऐसा नहीं होता कि फिर से चालू हो रही हो, फिर से चालू करके देन वहीं से फिर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे अपने को तो कंटेंजियम वाइनम फ्लूइड मिल गया, लेकिन इसके बाद एमडब्ल्यू स्टैनले ने क्या किया? इस फ्लूइड को क्या किया? इस फ्लूइड में से को सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब केंद्रीकरण। क्या करते हैं? केंद्रीकरण करते हैं। केंद्रीकरण मतलब अगर मैं किसी भी लिक्विड को रखूं और उसको गोल 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 घुमाऊं, तो कोई भी जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो बीच में आके इकट्ठा हो जाते हैं। आपने देखा होगा, है ना? आपने देखा होगा किसी भी चीज को अगर मैं गोल 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 घुमाऊं, तो जितने भी गड्ढे होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं? सेंटर में आके, यानी केंद्र में आके क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। सेम ये काम किया। इसके बाद यहां से उन्होंने क्या किया? वायरस को एक्सट्रैक्ट किया। किसको किया? एक्सट्रैक्ट किया। किसको? वायरस को। और वायरस को जब एक्सट्रैक्ट किया तो उन्होंने क्या किया? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। अगर मैं इसकी भी बात ना करूं, 2 मिनट ना, इसकी बात अगर ना करूं, तो पूरे वायरस को उन्होंने क्या कर लिया? एक्सट्रैक्ट कर लिया, राइट?
अब इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया था, दो तो केमिकल यूज किया था। पहला एक यूज किया था इथेनॉल, इथेनॉल लिया प्लस अमोनियम सल्फेट लिया। तो देखो एमडब्ल्यू स्टैनले ने क्या किया, इथेनॉल और अमोनियम सल्फेट में वो जो कंडेंस जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था वायरस को, उसके अंदर डिप करके रख दिया, है ना, अंदर डाल के रख दिया। अंदर डाल के रखने के बाद इथेनॉल और अमोनियम सल्फेट ये क्या होते हैं, धीरे धीरे इवापोरेट हो जाते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर अलग अलग हैं तो वो क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, वायरस का क्या किया, क्रिस्टलीकरण किया। क्या किया, क्रिस्टलीकरण किया, राइट। थोड़ा समझना, एमडब्ल्यू स्टैनले ने इसका क्या किया, वायरस को क्रिस्टल में कन्वर्ट किया। इससे फायदा क्या हुआ होगा आपको पता है, इससे इतना ज़्यादा फायदा हुआ कि एमडब्ल्यू स्टैनले को क्या मिल गया, 1946 में नोबेल प्राइज। क्यों, क्योंकि एमडब्ल्यू स्टैनले ने इसका स्ट्रक्चर को डिस्कवर कर दिया। यानी उन्होंने ये बता दिया साफ साफ कि एक वायरस जो होता है, एक वायरस के अंदर दो चीज मिलता है, एक पहला प्रोटीन मिलता है, दूसरा मिलता है न्यूक्लिक एसिड, यानी आनुवंशिक पदार्थ। यानी प्रोटीन भी है और आनुवंशिक पदार्थ भी उपस्थित है। इसके बाद और भी बाद में डिस्कवर हुई, लेकिन अभी थोड़ा ये समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है कि एमडब्ल्यू स्टैनले ने जैसे स्ट्रक्चर डिस्कवर किया तो इसके बाद बहुत सारी कहानियां निकल के सामने आई। ठीक है, ठीक है, ओके, समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट, अब देखो, अब समझना एमडब्ल्यू स्टैनले ने लास्ट में बात क्या कही। एमडब्ल्यू जब उसे क्रिस्टलीकरण किया तो उन्हें एक चीज समझ में आया कि वायरस के अंदर कोशिका द्रव्य तो होती ही नहीं है, कोशिकांग होते ही नहीं है। जब किसी के अंदर कोशिका द्रव्य ही नहीं होगी, वो जीवित कैसे रहेगा, वो तो निर्जीव हो जाएगा। ठीक है, निर्जीव क्यों होगा भैया, कोशिका द्रव्य होती है तभी मेटाबॉलिज्म होता है। हमारी कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य है, पादप कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य है, सभी जितने भी जीवित कोशिकाएं सभी के अंदर क्या है, कोशिका द्रव्य है। लेकिन वायरस के पास कोशिका द्रव्य है ही नहीं, ना तो कोशिकांग है, जिंदा कैसे है वो। तो कहीं ना कहीं एमडब्ल्यू स्टैनले से ये हमें डाउट हुआ कि यार वायरस लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग, यानी जीवित है या निर्जीव है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला। ये चीज समझने के लिए बाद में एक चीज समझ में आया कि हाँ, वायरस जीवित भी है और निर्जीव भी, यानी दोनों की क्या है, कड़ी है। समझ में आया। इसके लिए कुछ टर्म्स दोनों साइड दे दिए, जैसे पहला प्रेजेंस। जीवित क्यों है, क्योंकि एक जीवित कोशिकाओं के अंदर आनुवंशिक पदार्थ होना जरूरी होता है, इसके अंदर है। एक कोशिका, लेकिन ये बाहर है, जब ये कोशिका के बाहर है तो इसके अंदर कोई चीज अवेलेबल है क्या, नहीं। तो ये बाहर है तो ये क्रिस्टल फॉर्म में है, और क्रिस्टल कभी भी जीवित नहीं। चीनी कहाँ से जीवित है, घर की चीनी नीमी जीवित है क्या, नहीं है। तो यहां से ये पता चला ये क्रिस्टलीकरण तो है नहीं, इसे जीवित का होगा कहां से, निर्जीव में आ जाएगा ये। देन यहां समझ में आना कि ये उत्परिवर्तन, यानी ये मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। यानी एक वायरस है, जब किसी जीव के अंदर एंट्री कर जाता है तो वो खुद को गुणन करना है। यानी ये जब तक किसी जीव के अंदर है तभी गुणन करेगा, जब किसी जीव के अंदर नहीं है, यानी ये जब बाहर है तो ये गुणन नहीं करेगा। समझ में आया। तो दो चीज फिर से निकल गए समझ। अरे आनुवंशिक पदार्थ है लेकिन क्रिस्टल फॉर्म में, आनुवंशिक पदार्थ जीवित है लेकिन क्रिस्टल फॉर्म में निर्जीव है। इसमें कोशिका द्रव्य है, इसमें जब किसी जीव के अंदर है तो कोशिका द्रव्य मिल रहा है और वो मल्टीप्लिकेशन कर पा रहा है, यानी गुणन कर पा रहा है। लेकिन जब नहीं है किसी कोशिका के अंदर, गुणन नहीं कर पा रहा है। ठीक। सेकंड, इसको मेजबान कोशिका की जरूरत है, यानी ये बिना कोशिका के अंदर जाए कुछ भी काम नहीं कर सकता।
और यहां पर यह कुछ भी नहीं कर सकता, निर्जीव। समझ में आया? तो तीन चीज समझ में आ गया यहां से। ठीक, अब आता है उत्परिवर्तन। जब ये किसी कोशिका के अंदर जाएगा तो परिवर्तन लाएगा, और ये भैया किसी कोशिका के अंदर ही नहीं जा रहा है तो परिवर्तन कहां से लाएगा? ठीक है, इसको एनर्जी कहां से मिलेगा? इसको एनर्जी तो है नहीं, ये कोशिका के अंदर जा रहा है, खुद के लिए एनर्जी बना रहा है, यहां पे तो ये बाहर ही है, किसी काम का नहीं है। तो ये दोनों बातें यहां पे क्लियर है। समझ में आया यहां तक? ओके, डन करते हैं। ठीक है, देखो अब इतनी दो बात मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। ठीक, यहां से मैं रिवाइज कर देता हूं कि सबसे पहले जॉनसन माइक्रोस्कोप यहीं तक डिस्कवर था, जबकि वायरस कितना होता है? नैनोमीटर तक होता है। पॉस्चर, लुइस पॉस्चर ने क्या था? रेबीज वैक्सीन को डिस्कवर किया था, इन्होंने वायरस टर्म नहीं दिया था। जबकि इवानोविस्की ने क्या किया? इवानोविस्की ने क्या किया? वायरस को डिस्कवर किया और ये भी बताया कि वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है। बेंजेरिक का काम क्या था? कंटेंजियम वाइनम फ्लूइड देना। क्या था? कंटेंजियम वाइनम फ्लूइड, यानी जो फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, जो संक्रमित कर सकता है, उस फ्लूइड को क्या बोल दिया? कंटेंजियम वाइनम फ्लूइड। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया, तब यहां पर इसी कंटेंजियम वाइनम फ्लूइड को सेंट्रीफ्यूज एक्सट्रैक्ट से वायरस निकला, उस वायरस को इथेनॉल और अमोनियम सल्फेट से क्या किया? इवेपोरेट करवा दिया, तो क्या बन गया? क्रिस्टलीकरण बन गया। किसका? वायरस का। इस क्रिस्टलीकरण से स्ट्रक्चर समझ में आ गया। इस क्रिस्टलीकरण से एक और चीज समझ में आ गया कि वायरस में क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? वायरस में क्या होता है? प्रोटीन होता है, वह आनुवांशिक पदार्थ। ये दो चीज समझ में आया? उसके बाद स्टैनले के इस रिसर्च से दो चीज पता चली, यार एक वायरस जो है वो नॉन लिविंग थे, निर्जीव भी हो सकता है और सजीव भी हो सकता है। अगर बाहर रहे पूरा निर्जीव, अगर जीवी कोशिका के अंदर रहे तो सजीव जैसा बिहेव करेगा, यानी दोनों के बीच की कड़ी है। ठीक, अब क्या क्या चीज समझ में आया? अब एक नॉर्मल लैंग्वेज में इंट्रो लेते हैं। अब लेते हैं इंट्रो। अभी तक इंट्रो नहीं लिया हमने, अब लेंगे इंट्रो। क्या हो सकता है? परिचय क्या हो सकता है? अब वायरस के बारे में लिखेंगे क्या एग्जाम में? ये जरूरी है। ठीक, अब क्या लिखें वायरस के बारे में? चलो देखते हैं क्या लिखना है। अभी जो जितना पढ़े ना, दैट्स वही चीज दोबारा रिपीट होने वाली है। देखते हैं कैसे। फर्स्ट क्या लिखा है? वायरस शब्द लैटिन से निकला है। लैटिन शब्द में का मतलब क्या होता है? विष, यानी वायरस किससे निकला? विष से निकला। विष कौन सा था? लैटिन, यानी विष को लैटिन भाषा में वायरस बोला जाता है। किसने दिया था? किसने दिया था? लुइस पाश्चर ने दिया था। वही फर्स्ट लाइन। सेकंड देखो, वायरस सूक्ष्म होते हैं, अनिवार्य रूप से क्या होते हैं? अकोशिकीय परजीवी होते हैं, है ना? देखो सेकंड पॉइंट को किसने बताया था? किसने बताया था सेकंड पॉइंट को? किसने? कौन था? भूल गए? इतना जल्दी भूल गए? कमाल की बात है यार। ठीक है, तो देखो यहां पर जो सबसे सूक्ष्म वायरस था और क्या था? अंतरकोशिकीय परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, इसको बताना, ये तो आप ही बताओगे भाई, मैं तो नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सूक्ष्म जीव, जिसको है वो बता दो मुझे। उसके बाद अनिवार्य रूप से क्या हुआ? अंतरकोशिकीय परजीवी। अभी तो हमने पढ़ा ना कि एक जीवित कोशिका को ही संक्रमित करता है, यानी उसके अंदर जा करके संक्रमित करता है। इसका मतलब परजीवी हुआ ना, खुद से तो खाना बना नहीं पा रहा, दूसरे से बना रहा है, दैट्स इसका मतलब क्या है? परजीवी है ना? और कैसा है? कोशिका के अंदर जा करके है, और ये विशिष्ट रूप से परजीवी, हर किसी को नहीं करेगा, वो चुना हुआ है कि हाँ इसके बिना तो मैं रहूंगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वायरस बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं और वो अंतरकोशिकीय परजीवी होते हैं। समझ में आया? आया? ठीक, नहीं बता पा रहे? इवानोविस्की जी ने दिया था। किसने? इवानोविस्की। ठीक है, इन्होंने बताया था वायरस सबसे ज़्यादा छोटा होता है।
ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट, एमडब्ल्यू स्टैनले ने जब रिसर्च किया था तब उन्होंने क्या बताया था कि वायरस प्रोटीन का बना हुआ है और आनुवंशिक पदार्थ का बना हुआ है। प्रोटीन जो है बाहरी लेयर है और आनुवंशिक पदार्थ वो अंदर है। यानी ये चीज तो स्टैनले ने बता दी थी। देखो फर्स्ट चीज पॉस्चर ने बताई, सेकंड इवानोविस्की ने बताया, थर्ड स्टैनले ने बताया, थर्ड और फोर्थ लास्ट इन सब की स्टडी किससे करते हैं? वायरोलॉजी। जब किसी भी वायरस की आप स्टडी करने जा रहे हो दैट्स वायरोलॉजी। जब कोरोना वैक्सीन बना था सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हम जैसे बायोटेक्नोलॉजिस्ट की थी, क्योंकि एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही होता है जो वायरस को प्रैक्टिकल में करता है। ठीक है, एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम वैक्सीन डेवलपमेंट करें। राइट, ये था इंट्रो। अब आपको समझना है ना कि पहले इतिहास जरूरी है, इंट्रो बाद में आता है। ठीक है, समझ में आ गया? देखो अब इंट्रो याद करना नहीं पड़ रहा है आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी जितना पढ़ा हुआ साइंटिस्ट जो जो काम किए वही काम तुम आपका क्या बन गया? इंट्रो बन गया, यानी परिचय बन गया। समझ में आ गया? ठीक, अब पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट। अब देखिए, अब स्टैनले ने काम क्या कर दिया? क्रिस्टलीकरण कर दिया। क्रिस्टलीकरण से वायरस के स्ट्रक्चर को पकड़ा जा सकता था। किसको? वायरस के स्ट्रक्चर को। जब उन्होंने वायरस के स्ट्रक्चर को पकड़ा ना, तो पता है 3 तरीके के स्ट्रक्चर निकल गए सामने। कितने तरीके के? 3 तरीके के। वो बताता हूँ कैसे कैसे। तो फर्स्ट क्यूबॉइडल लिखा हुआ है, लेकिन समझना, तो मैं इसको स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ना, तो ये मान के चलो ये क्या है? कोट है। क्या है? कोट। क्या है? कोट। ठीक, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? डीएनए। क्या भरा हुआ है? क्या भरा हुआ है? डीएनए या आरएनए। इसको मैं बोल सकता हूं आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ। समझ में आ गया? तो ये चीज निकल के आ रहा है सामने कि जो कोट है इसका, वो किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। अब ध्यान से देखो ये कैसा दिख रहा है। हाँ, ये षटकोण दिखाई दे रहा है, कोण, षटकोण, है ना? अपन इसे क्यूब भी शेप का हो सकता है, राउंड शेप का हो सकता है ना? तो बेसिक नेचर इसका क्या है? क्यूबॉइडल। हम डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं क्यूबॉइडल शेप का है। ठीक है, नॉर्मली। तो ये मिल गया, इसमें एक प्रोटीन का कोट मिल रहा है, इसके आनुवंशिक पदार्थ। ये चीज तो बताया था स्टैनले। स्टैनले ने यही चीज तो डिस्कवर किया था। क्रिस्टलीकरण करके यही चीज तो पता चला था कि एक वायरस के अंदर 2 ही कंटेंट मिलते हैं, पहला प्रोटीन मिलेगा, दूसरा आनुवंशिक पदार्थ मिलेगा। समझ में? सेम मिला। जब इनका एक और, इसको अगर मैं इसको नाम दूं तो अपन इसको बोल सकते हैं एडिनो वायरस। सेकंड जो उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक। अब यहां पर एक छोटा सा देखना, अब आप समझो, सेम यही चीज। ये क्या है? प्रोटीन, जो क्या है? कोट है। ये कौन है? डीएनए या आरएनए। सेम चीज, कोई चेंजेस नहीं। क्या चीज चेंज हुआ? स्ट्रक्चर बदला है बस। क्या बदला? स्ट्रक्चर बदल गया, संरचनाएं बदल गई। इसको मैं बोल देता हूं रॉड शेप, क्षण के आकार का है। और साथ में क्या है? हेलिकल मतलब घूमा हुआ। हेलिकल किसको बोलते हैं? ऐसा। स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग, दैट्स हेलिकल। कैसे रहता है? ऐसे घूमता रहता है ना, सेम ऐसी रहता है। ये क्या होता है? उसको बोलते हैं हेलिकल।
छड़ के आकार का है और कैसा है, हेलिकल के फॉर्म का है। ये हो गया। तो ये दो तो नॉर्मल थी मिले, लेकिन एक और था, इसको ये कहां पे मिला था, इसको बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। क्या बोलते हैं, टोबैक मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। अब तीसरा ना, तीसरा ध्यान से देखना, तीसरा है कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपको ये वाला भी फॉर्म मिलेगा और ये वाला फॉर्म दोनों साथ में मिलने वाला है। तो ये कुछ इस तरीके से थोड़ा सा नेक बनाता है और फिर बाद में ऐसे बनाता है, ये अब आप देखिए सेम मिल रहा है। अब देखो इसको इसको दोनों को मिला लो, ऐसे ही कुछ दिख रहा है ना। तो ये हो गया आपको, इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज। ओके, है ना। ये देखो 3 टाइम की स्ट्रक्चर। मैं इसको बोलूंगा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा, कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलूंगा, क्यूबॉइडल सिमेट्री। इसको क्या बोलूंगा, रॉड शेप, हेलिकल शेप। इसको क्या बोलूंगा, कॉम्प्लेक्स। दोनों का मिक्स। समझ में आया। तो स्टैनले ने ये 3 चीज पता किया क्रिस्टलीकरण करके। अगर वो क्रिस्टलीकरण नहीं करते तो आज ये तीनों हम स्टडी कर रहे होते क्या, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, डन, आगे बढ़े। ठीक, अभी तो हमने प्रोटीन का देखा ना, प्रोटीन अलग अलग शेप के थे। आनुवांशिक पदार्थ तो वैसी का वैसी पड़ा हुआ है। क्या आनुवांशिक पदार्थ में अंतर नहीं आएगा क्या, क्योंकि हम आरएनए भी पढ़ते हैं, डीएनए भी पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है एक वायरस किसी में आरएनए होगा, किसी में डीएनए होगा, राइट। तो आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर हमने 4 प्रकार से डिवाइड कर दिया, ठीक है। यानी अगर मैं लिखूं आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर, ये बेसिकली 4 तरीके के निकल के सामने आते हैं। पहला तरीका है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, या फिर मैं बोलूंगा डीएनए कर लेते हैं, ठीक। इसको बोलेंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसको बोलेंगे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इसको बोलेंगे डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब ये डबल सिंगल क्या है भैया, क्या है डबल सिंगल। तो डबल और सिंगल को समझने के लिए बस यहाँ थोड़ा सा देख लो, तुरंत समझ में आ जाएगा। जब कोई भी डीएनए इस तरीके से फॉर्म में होता है तो उसको बोलते हैं डबल। जब यही डीएनए इस तरीके से संरचना में होता है तो उसको बोलते हैं सिंगल। तो डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड। अब ये चाहे आरएनए हो या फिर डीएनए हो, मैटर नहीं करता, ठीक है। ठीक, समझ में आया यहां तक, अरे समझ में आया, आया समझ में, है ना। सबर। अब देखो यहां पे देखो डबल स्टैंडर्ड, देखो याद क्या रखना है वो मैं बता देता हूं, सब चीज याद नहीं रखना, नहीं। तो हमें जो लिखाऊंगा वो ऐसा इंपॉर्टेंट है कि वही तुम्हारे नीट के एग्जाम में आना है, वही तुम्हारे स्कूल्स के एग्जाम में आने वाला है। इस वजह से जितना मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा उस एग्जाम्पल्स को ज़्यादा अच्छे से करना, बाकी को भी करना होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ। जैसे सिंगल स्टैंडर्ड में ना एक ही एग्जाम्पल है, डेटा 174, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि डीएनए तो नाम ही है डबल स्टैंडर्ड, हमेशा डबल रहता है।
लेकिन ये एक्सेप्शन है क्या, सिंगल है बेचारा, इस वजह से को याद रखना जरूरी है। दूसरा क्या याद रखना है, इधर 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 यहाँ याद रखना है, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इन दोनों को ना कर दूं ना तो मैं इसको तो रेड बनाना चाहिए, रेड, और इसको भी रेड, क्योंकि ये ऐसा एक्सेप्शन है जो हर कोई भूल जाता है। यहाँ पर एक ही वायरस का नाम आता है, रियो वायरस। कौन सा, 8 वही वाला वायरस है। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब ये तो कॉमन वायरस है, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसमें देखो ऐसे कहते रहो, T2 T4 लैम्डा बैक्टीरियोफेज। T2 T4 लैम्डा बैक्टीरिया, यानी T2 बैक्टीरियोफेज, T4 बैक्टीरियोफेज एंड लैम्डा बैक्टीरियोफेज। ये सब क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब इसमें क्या आने वाला है पता है, ये कॉमन है, आप सब जानते हैं। कौन कौन सा है इसमें, पोलियो, कौन सा है, पोलियो, और कौन सा है, पोलियो के बाद कौन सा है, पहला हो गया पोलियो, दूसरा होता है रेबीज, तीसरा होता है मम्पस, दूसरा होता है मम्पस, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, और भी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये देखो बेसिक, यहां पर आप बेसिक बेसिक पूरा देख सकते हो, है ना, बेसिक बेसिक समझो कि एक प्रोटीन के आधार पे हमने स्ट्रक्चर की स्टडी की, जबकि आनुवांशिक पदार्थ के आधार पे हमने 4 प्रकार का पढ़ा। समझ में आ गया, है ना। तो एमडब्ल्यू स्टैनले से हमें 2 चीज पता चला, पहला स्ट्रक्चर यानी संरचना के आधार पर, दूसरा आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर, 2 चीज, राइट। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसे स्पेसिफिक है जो आपके एग्जाम में आते हैं और वो जरूरी भी हैं, है ना, जिसको बोलते हैं टोबेक मोज़ेक वायरस। ये आपके एग्जाम में भी आएगा, ये आपकी संरचना बनाने के लिए भी एग्जाम में आएगा, इसके बारे में थ्योरी भी एग्जाम में आएगी, नीट के एग्जाम में भी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, टोबेक मोज़ेक वायरस को पढ़ना उतना ही जरूरी है। तो टोबेक मोज़ेक वायरस में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, इसको किसने खोजा था, इवानोविस्की ने जी ने खोजा था, राइट। इवानोविस्की ने इसका फ्लूइड खोजा था। ये मिलता कहाँ है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ये इन्फेक्शन कैसे करता है। टोबेक मोज़ेक वायरस में हमने पढ़ा था कि लीफ क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, लीफ करली हो जाता है डाउनवर्ड में, है ना, इसका प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है। वहाँ से फिर एक्सट्रैक्ट किया था किसने, इवानोविस्की जी ने, राइट। ये चीज़ जब उन्होंने ये सब रिसर्च किया तो अभी टीएमवी यानी टोबेक मोज़ेक का वायरस का भी हमने डायग्राम पढ़ा था, मैं फिर से बना देता हूँ। अब देखो टोबेक मोज़ेक वायरस का डायग्राम मान के चलो कुछ ये रॉड शेप का था, जिसकी लेंथ लंबाई थी कितना, 300 नैनोमीटर, और इसका जो इसकी चौड़ाई थी वो कितनी थी, 20 नैनोमीटर। इसमें से जब इसे काट करके जूम किया गया तब ये कैसा दिखाई दिया हमें, ऐसा बनाया था हमने कुछ अभी थोड़ी देर पहले, ये हमने कुछ ऐसा बनाया था, ऐसा आपको कैसा दिखाई दे रहा है। हमने बोला था ना कि ये वाली चीज क्या होती है, प्रोटीन की कोट होती है। अब यहाँ पे मस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये पूरी की कोट को पता है, प्रोटीन की कोट को क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सिड। अब सोचो ये पूरी प्रोटीन की कोट कैप्सिड है, लेकिन कैप्सिड का अपना यूनिट होता है ना, यूनिट ऑफ कैप्सोमियर। यानी ये क्या है,
कैप्सोमियर की इकाई है। यानी एक कैप्सोमियर देन मल्टीपल कैप्सोमियर मिल करके कैप्सिड की कोट बना रहे हैं, और उस कैप्सिड के अंदर रखाया है क्या? आपका आनुवंशिक पदार्थ। समझ आ गया है ना? मैं से पेन इकट्ठा करूं, पेन 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 पेन, एक पेन पेन, लेकिन पेन का पूरा एक ब्रांच गोला बना दूं तो पेन की कोट, है ना? तो जो पेन था उसे नाम क्या दिया हमने? कैप्सोमियर। और कैप्सोमियर को हमने इकट्ठा किया, क्या बन गया? कैप्सिड। इस कैप्सिड को क्या बोलते हैं? प्रोटीन का कोट। इस कोट के अंदर कौन है? कौन है ये? कौन है? टीएमवी। टीएमवी में क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। समझ में आ गया है ना? यही चीज यहां लिखा हुआ है कि देखो शेप क्या होता है? रॉड शेप का होता है, हेलिकल होता है, हमने पहले पढ़ लिया। इसके स्ट्रक्चर का साइज क्या होता है? हमने पहले पढ़ लिया। कैप्सिड होता है प्रोटीन की कोट, लेकिन मेड ऑफ किससे बना हुआ है? कैप्सोमियर की। ये डाटा इंपॉर्टेंट है ना? 2130 कैप्सोमियर मिल करके कैप्सिड बना रहे हैं, और वो कैप्सिड से क्या बन रहा है? एक। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर, कौन सा? सिंगल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल। क्लियर यहां तक? यानी टीएमवी वायरस में ये मस्ट इंपॉर्टेंट था, जिसे हमने ग्रैब करके पकड़ लिया है। ये नहीं आता, इसके अलावा नहीं आता है एग्जाम में कुछ। आपसे आनुवंशिक पदार्थ पूछने वाला है, आपसे इसका साइज पूछने वाला है, आपको इससे डिसीज किस तरीके से फैलता है वो पूछ सकता है, इसके कैप्सिड किसके बने हुए होते हैं वो पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है इसमें। तो इसके बाद नेक्स्ट अपन कहाँ जाते हैं? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज क्यों जरूरी है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्शन के बारे में पता चलता है कि कोई भी बैक्टीरिया कैसे इन्फेक्ट होता है। यहाँ पे एक मस्त बात बताता हूँ। बैक्टीरियोफेज से पहले बात देखो, फेज का मतलब क्या होता है पता है? फेज का मतलब होता है टू ईट, कृपया खाएं, मान के चलिए। ओके, क्या करें? कृपया खा लें। तो देखो फेज का मतलब है टू ईट। देखो अगर वो बैक्टीरिया को खा रहे हैं तो बैक्टीरियोफेज। देखो मैं यहां लिख देता हूं ना, अगर वो बैक्टीरिया को ईट कर रहा है ना, ईट, तो इसको बोलेंगे बैक्टीरियोफेज। अगर ये प्लांट सेल को ईट कर रहा है ना, तो क्या बोलेंगे? फाइटोफेज। अगर यही चीज एनिमल सेल को ईट कर रहा है ना, तो क्या बोलेंगे पता है? जूफेज। समझ में आया? ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो अभी लेकिन हम लोग क्या पढ़ने के वाले हैं? अपन पढ़ क्या रहे हैं? अपन अभी पढ़ रहे हैं फिलहाल नॉर्मल। अपन नॉर्मल क्या पढ़ रहे हैं? अपन नॉर्मल पढ़ रहे हैं अभी बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज देखो, बैक्टीरियोफेज मिलेगा कहाँ? तो ये देखो सॉइल में मिलता है, वाटर में भी मिलता है, गंगा नदी। आप सब गंगा नदी से वाकिफ़ हैं, संगम का कहाँ? संगम में सब नहा रहे हैं। अगर आपको पता होना चाहिए कि संगम के अंदर कभी भी इन्फेक्शन नहीं होती। क्यों पता है? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियोफेज ही मिलता है जो बैक्टीरिया को ईट कर लेता है, जिससे कितना भी हो सके गंगा नदी में कंटामिनेशन नहीं आ पाता, सिर्फ किसी रीजन से? बैक्टीरियोफेज होने के कारण। राइट? ओके, डन। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है? सेम चीज मैंने बता दिया है। ईटर ऑफ बैक्टीरिया दस बैक्टीरियोफेज। मिलेगा कहाँ पे? वेजिटेबल में, फ्रूट्स में, सीवेज वाटर में। राइट? देन इसके बाद इसका शेप कैसा होता है? तो हमने अभी बनाया था, ये हमने बनाया था, तो ये क्या था? फिर से प्रोटीन की कोट,
ये क्या हो गया, आरएनए या डीएनए। ये प्रोटीन की कोट किसकी बनी हुई है, कैप्सिड। कैप्सिड किसका बना हुआ है, कैप्सोमियर। ये क्या है, स्पाइक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बेस प्लेट। यह है एक बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इसमें है कि किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है T4 बैक्टीरियोफेज का, ठीक। इसके पास एक हेड होता है, कॉलर होता है, टैल होता है, बेस प्लेट एंड फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर्स मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, स्पाइक को ही फाइबर में बोल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को खाने के लिए जब वो जाता है तो स्पाइक्स को क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कराता है, क्योंकि जब तक इंसर्ट नहीं कराएगा तो अंदर जाएगा कैसे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ बैक्टीरियोफेज के बारे में, ठीक है। क्या क्या बैक्टीरियोफेज में या फिर आरएनए या फिर डीएनए मिल सकता है, ठीक है, यानी दोनों में से कोई एक मिलेगा, ठीक। अब करते हैं नेक्स्ट। देखिए अभी तक हमने पूरी हिस्ट्री पढ़ी, एक चीज़ था इसमें, क्या, इन्फेक्शन फैलेगा कैसे, कैसे फैलेगा इन्फेक्शन। हमने वायरस के बारे में पढ़ा, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि इन्फेक्शन होगा कैसे लोगों को, यानी एक वायरस ऐसा क्या करता है जिसके कारण इन्फेक्शन फैलते जाता है, फैलते जाता है, फैलते जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए किसी भी वायरस का मल्टीप्लिकेशन जानना ज़रूरी है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन को रोक देना तो आप समझिए कि हम कर सकते हैं। थैंक यू। आगे नेक्स्ट क्लास।